दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम हाई कोर्ट के बारे में, हर राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में पूरी तरीके से हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट से एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। मतलब आज पूरा शुरू से लेके अंतिम यानी अंत तक पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि हाई कोर्ट है क्या, क्या काम करती है हमारी हाई कोर्ट, कैसी व्यवस्था देती है। कहावत है एक कि जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके सफल होना चाहते हैं तो मेहनत और सफलता के बीच में आपको अनेक बाधाओं से सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आती है। आपको डर भी लगता है कि मैं अपने गोल पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पर अगर जिस व्यक्ति ने पेशेंस बना लिया, अपना धैर्य बना लिया, इन्हीं समस्याओं पे, इन्हीं चुनौतियों पे, इन्हीं डर पे अगर आपने पेशेंस बना लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से और 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान तो हमारे संविधान में कर दिया गया, लेकिन अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वसराय था, भारत का प्रथम वसराय था लॉर्ड कैनिंग, तो वह 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया और उसी उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की प्रथम बार स्थापना की गई। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए अनुच्छेद 214 से 231 है। अनुच्छेद 214 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब यहाँ सोचने वाली चीज़ है कि हमारे देश में हाई कोर्टों की संख्या मात्र 25 है। 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। और राज्य कितने हैं? राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सोचिए 25 राज्य है, 28 राज्य हैं और 25 हाई कोर्ट है। तो क्या किया गया कि 214 के साथ आप 200 जब आर्टिकल 231 का प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, तो 231 में बता दिया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। मतलब एक हाई कोर्ट रहेगा और 2 राज्यों का पूरा मैटर, पूरा मामला सॉल्व करेगा, डिसाइड करेगा, देखेगा, निरीक्षण करेगा। जैसे में एग्जाम्पल आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वह जम्मू कश्मीर को भी देखता है और लद्दाख को भी देखता है। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट आप जाइए, गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा राज्यों को देखता है। पहले तो 7 राज्यों को देखता था, लेकिन इस टाइम 4 ही राज्य हो गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या देखता है? मणिपुर को देखता है, असम को देखता है, अरुणाचल प्रदेश को देखता है और नागालैंड को देखता है। पहले त्रिपुरा को, मिजोरम को, मेघालय को भी देखता था, लेकिन अब मात्र 4 राज्यों का ही हो देखा। तो इस तरीके से 231 का प्रयोग करके हमारे संसद ने एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों के निरीक्षण के लिए, मामला देखने के लिए डिसाइड कर दे, यानी प्रावधान कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए 214 राज्य होगा, 25 इस टाइम हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, आपको सबको पता है। अब एक चीज़ बताइए, जब 1861 में हमारा बना था, लॉर्ड कैनिंग था वसराय 1861 में, तो उसने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले किया। यानी हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय कानून के इतिहास में अगर कहीं हाई कोर्ट का चर्चा हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और ये हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले बना। कब बना था? तो 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट बना। बम्बई हाई कोर्ट कब बना? 14 अगस्त 1862 को बम्बई बनता है। मद्रास कब बना? तो 15 अगस्त 1862 को। नियम बना 1861। सोचिएगा, हाई कोर्ट एक्ट जो हमारा जो ये एक्ट था, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग उस समय था, लॉर्ड कैनिंग के समय ये 1861 में बना, लेकिन इन सब की स्थापना 1862 में हुई। अब एक चीज़ सोचिए कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है
लीला सेठ जी थी। लीला सेठ अरुणाचल हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायमूर्ति जब बनी तो ये पूरे भारत में हाई कोर्टों में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ये पॉइंट आपको हमेशा आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बनता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे 215 आर्टिकल 215 कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय समझ रहे हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे 129 आर्टिकल, उसमें भी अभिलेख न्यायालय की चर्चा हुआ था। यहाँ भी अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि हाई कोर्ट अगर किसी मामले पर किसी केस को डिसाइड करता है, किसी निर्देश केस को डिसाइड कर देता है, तो वही केस के जो निर्देश होते हैं रेफरेंस के रूप में प्रयोग होंगे। यानी जो लोअर कोर्ट होंगी, उस राज्य के जितने भी लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वह हाई कोर्ट के इसी निर्देश के अनुसार फैसला देगा, डिसाइड करेगा मैटर। यानी हाई कोर्ट ने मान लीजिए सजा दे दी कि भाई अब छेड़खानी में, महिलाओं के साथ छेड़खानी में बेल नहीं होगी, अब उनको 2 दिन के लिए जेल जाना हो, ऐसा कोई किसी केस में दे दिया हो और इसे अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में दर्ज भी कर लिया गया हो, या किसी अन्य केसेस में कोई अन्य सजा दिया हो, तो उसी सजा और उसी प्रावधान का प्रयोग लोअर कोर्ट भी करेगी। लोअर कोर्ट के जितने भी हमारे न्यायाधीश हो, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला भी रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होता है, जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब हाई कोर्ट का सिर्फ राज्यों में लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत पर दौड़ेगा एकदम। 216 पढ़ेंगे गठन। यहाँ ध्यान दीजिए, गठन का मतलब है कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब यहाँ देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है इस टाइम प्रेजेंट वर्तमान में कि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक हमारे मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, CJI साहब होंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक CJ होंगे, एक न्यायमूर्ति होंगे, मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी न्यायाधीशों की संख्या यहाँ डिसाइड नहीं की गई है कि 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, कितने होंगे, यहाँ डिसाइड नहीं किया। यहाँ यह प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में जनसंख्या के आधार पे, मुकदमों के आधार पे, वहाँ पे क्राइम कितना हो रहा है, उस हिसाब से उस राज्य में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करेंगे, नियुक्ति करेंगे। अब यूपी में आइए, अपने राज्य में आइए, यहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, मुकदमा भी खूब दबा के फाइल करते हैं, बात बात पे झगड़ा करेंगे, चलो केस करते हैं, तक समझाते हैं। जिनके पास पैसा है क्या करते हैं, दबा के केस करवा देंगे, FIR करवा देंगे, मुकदमा चालू होगा। तो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है। अब बिहार में जाइए कुछ कम होंगे, केरल में जाइए वहाँ भी कुछ कम, गोवा में चले जाइए वहाँ न्यायाधीशों की संख्या काफ़ी कम। तो इस तरीके से ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के ऊपर छोड़ दिया गया, वही मंत्रिपरिषद से जो भी अपना राय मशवरा करेंगे, बाकी नियुक्तियाँ करेंगे। अब एक चीज दूसरा पढ़ेंगे 217। अब देखिए, हाई कोर्ट का बोन है 217। 217 में ही सब चीज़ें हैं कि योग्यता क्या होगी, नियुक्तियाँ कैसे क्या होगी, पद से हटाया कैसे जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब आप पढ़े थे तो 124 था, तो 124 और 217 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 217 में क्या है, नियुक्तियाँ। अब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर देंगे। अब अन्य न्यायाधीशों का करना हो तो हमारे राष्ट्रपति महोदय, अब नहीं, एक चीज़ और यहाँ पर मिस्टेक हमने किया कि जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करनी है तो हमारे राष्ट्रपति महोदय भारत के CJI से परामर्श लेंगे और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद ही उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेंगे। अब CJI साहब, भारत के CJI साहब से परामर्श ले लेंगे और कर देंगे। मुख्य न्यायमूर्ति उस राज्य के जो होंगे उनकी नियुक्ति कर देंगे, जो होंगे नहीं मतलब वो नियुक्ति करेंगे इनसे परामर्श लेके। अब अन्य न्यायाधीशों की करना हो तो अब हमारे राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, CJI, भारत के CJI से परामर्श लेंगे, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे
और उस राज्य के जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हुई है उनसे भी परामर्श लेंगे और तब जाके हमारे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। और नियुक्ति होने के बाद ये हमारे न्यायाधीश लोग जो हैं हाई कोर्ट के, ये 62 वर्ष तक अपने काम पे रहेंगे, यानी 62 वर्ष की आयु तक ये अपने काम को अंजाम देंगे। और आगे हम पढ़ेंगे इसके साथ ही पद से हटाना, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के जिस नियम के थ्रू पद से हटाया जाता है वैसे ही सेम यहाँ भी है कि इन्हें साबित कदाचार का मतलब हुआ कि हमारे संविधान का उल्लंघन, असमर्थता यानी आप काम करने में आपकी कैपेसिटी डाउन हो गई, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। अब ये चीज़ें होगी तो लोकसभा में क्या होगा अगर आप प्रस्ताव पेश होता है, मान लीजिए हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के खिलाफ किसी ने कह दिया कि भाई वो तो संविधान का उल्लंघन किए, घूस वूस लिए हैं, तो उनके खिलाफ किसी ने लोकसभा में प्रस्ताव लाया, तो लोकसभा में प्रस्ताव ऐसे नहीं ला रहे हैं कि गए और लिख दिए कि न्यायमूर्ति साहब पैसा ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, है हम लेटर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उनको हटा दिया। ये सब चीज़ें नहीं है। लोकसभा के 100 सदस्यों का उसमें समर्थन होगा तब जाके आप लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे। अगर राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन होना है। अब मान लीजिए लोकसभा में आपने ला दिया, चाहे राज्यसभा में ला दिया, तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और समर्थन के बाद सभापति महोदय क्या करेंगे, एक जांच समिति बनाएंगे। समिति क्या करेगी, जांच करेगी। और जांच करने के बाद जब संसद में आपके बारे में चर्चा होगा उससे पहले आपको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के नोटिस में आप आएंगे, बताएंगे कि भाई हम निर्दोष है, हमें जो ये लगाया गया है, हमारे पर ब्लेम जो लगाया गया ब्लेम पूरी तरीके से गलत है। आप अपना एविडेंस देंगे, क्योंकि विधि का यह मतलब वेरी फेमस प्रिंसिपल है कि बिना दूसरे पक्षकार को सुने आप उसके खिलाफ निर्णय नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे CJI साहब वही मुख्य न्यायमूर्ति साहब हैं, बताएंगे अपने बारे में। अब एक चीज़ है, अगर समिति ने तो जांच कर दिया, अब समिति जांच कर ली तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में प्रस्ताव आ गया, लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो वही प्रस्ताव फिर से राज्यसभा को भी पारित करना है। और राज्यसभा ने पारित कर दिया तो जांच समिति रिपोर्ट लगाएगी, न्यायमूर्ति को सुनेगी और उसके बाद संसद के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। तब हमारे राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करेंगे और वह हमारे यहाँ न्यायमूर्ति हो या मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत कठिन है, आसान इजी नहीं है। आप हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो हमने वीडियो बनाया उसमें जाके आप पढ़िएगा, ये क्लियर चीज़ें हैं। अब एक चीज़ है कि सौमित्र सेन साहब थे, हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति थे सौमित्र सेन साहब। उनके ऊपर क्या हुआ था कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में क्या हो गया, पारित हो गया। लोकसभा में पारित होने वाला था कि लोकसभा उस टाइम पता ना क्लियर नहीं है, भंग भी हो गई, लोकसभा भंग हो गई। भंग होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, नहीं राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में जब गया तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। मतलब अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई ये भी एक न्यायमूर्ति को अगर साबित कदाचार इन सब चीज़ों से हटाया जाए तो उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ता है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद से क्या हुआ कि वो लोकसभा में गया प्रस्ताव तो पारित ही नहीं हुआ, लोकसभा उसे पारित ही नहीं की। तो इस तरीके से अभी तक यह साबित नहीं हुआ है ऐसे, और इस सिस्टम से हमारे न्यायमूर्ति और न्यायाधीश अभी तक हटाए नहीं गए हैं, क्योंकि सारा देश भारत में कहीं भी भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, लूटपाट हो, अगर आज भी किसी को थोड़ा भी विश्वास है किसी के ऊपर तो वो हमारा न्यायपालिका है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे हाई कोर्ट है। तो इसलिए इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सारी चीज़ें जटिलताएं हैं और न्यायमूर्ति पहले ही इस्तीफा देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं साबित कदाचार से हटने के बजाय। तो अब यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे 218 इम्पोर्टेंट नहीं है, 19 पढ़ेंगे शपथ। यानी अब यहाँ एक चीज़ें फिर से इम्पोर्टेंट है, 19 से क्वेश्चन हमेशा बनता है। 19 में क्या है कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति देते हैं।
हाई कोर्ट के जजों की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन शपथ दिलाना हो तो राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। वहाँ पे दोनों काम हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं, जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति साहब दोनों काम करके आते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं तो नियुक्तियाँ कर जाते हैं और शपथ के समय दिल्ली चले जाते हैं। तो यहाँ राज्यपाल महोदय आते हैं और वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हमेशा संविधान की शपथ लेते हैं। अन्य जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने पद की, अपने कर्तव्य की, अपने इन सब चीज़ों की शपथ लेते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हमेशा संविधान की शपथ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब वेतन का चर्चा करेंगे, 220 करेंगे कि उसी कोर्ट में वकालत नहीं। आर्टिकल 220 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए जज हुए हैं, न्यायाधीश बन गए सुप्रीम कोर्ट के, और आप रिटायर हो गए, 62 वर्ष आपने काम पूरा कर लिया, रिटायर हो गए, तो आप यूपी के बने हैं तो यूपी के ही हाई कोर्ट में जाके आप एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बिहार में जाइए, दिल्ली में जाइए, केरल में जाइए, जहाँ भी जाना हो जाइए, लेकिन आपको यूपी में नहीं करना। ये आर्टिकल 220 करता है। 221 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 221 कहता है वेतन के बारे में बताए। यहाँ देखिए, यहाँ भी गड़बड़ी है, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइएगा। वेतन में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन, जो न्यायमूर्ति हैं उनका वेतन राज्य सरकार देगी। अब देखिए, यूपी में मान लीजिए जो न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनका वेतन राज्य सरकार, यूपी के राज्य सरकार देगी संचित निधि से। लेकिन अगर पेंशन देना हो तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। यहाँ गड़बड़ी है कि नहीं? आप ये बताइए कि राज्य सरकार वेतन देगी लेकिन पेंशन देना हो तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब आप पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये बताइए, यूपी में मान लीजिए हमारे न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई और उन्होंने 5 साल यूपी में काम किया, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबराध यूपी में बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत फैसला पर फैसला दिया, एकदम अपराधियों को सजा पे सजा दिया, न्याय व्यवस्था खूब काम किया, अब तनी बिहार में आइए, आप बिहार में जाके बिहार की व्यवस्था को सही कीजिए। तब वो हाई कोर्ट, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट कह दिया बिहार चलिए, आप बिहार भेज दिया। तो यूपी में तो 5 साल काम किए ना, अब वो बिहार चले गए, तो अब यूपी की गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं हम पेंशन वेंशन नहीं देंगे, उन्होंने बिहार में भी काम किया है, तो बिहार की गवर्नमेंट से भी जाके पेंशन मांगे। नहीं तो पेंशन 1 लाख बन रहा है तो हम 50,000 हम देंगे, 50,000 बिहार वाले देंगे। अब इसी में फंस जाएगा इनका पेंशन कि बिहार वाला कब देगा, यूपी वाला कब देगा। तो इसीलिए प्रावधान ये कर दिया गया है कि जब ये रिटायरमेंट होंगे तो इनका जो पेंशन मिलेगा वो सीधे भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये पॉइंट समझने वाली है। 221 और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 125, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे 222 स्थानांतरण। अब 222 में क्या किया गया है? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। वही जो अभी वेतन के लिए वेतन पर चर्चा किया है ना कि यूपी से बिहार भेज दिए गए, तो यही 222 में सीजीआई साहब अगर उन्हें लगता है तो वह यूपी से बिहार में, बिहार से पंजाब में, पंजाब से हरियाणा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भाई आइए आपकी ज़रूरत है बम्बई महाराष्ट्र में। तो ये हस्तांतरण, लेकिन ये हस्तांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं सीजीआई के परामर्श से। यानी सीजीआई साहब कहेंगे कि यूपी में जो जज साहब हैं उनको आप जल्दी से उड़ीसा में नियुक्ति कीजिए, उड़ीसा में आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था को वही सही करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, माने प्रेसिडेंट महोदय यहाँ करेंगे। फिर से हम 223 में आएंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति। कार्यवाहक मतलब कि हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति मान लीजिए छुट्टी पे चले गए, शादी ब्याह में चले गए, असमर्थ हो गए शारीरिक मानसिक रूप से, तो हमारे राष्ट्रपति साहब उसी न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक नियुक्ति कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश। 24 करा अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश। अब मान लीजिए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश क्या हो गए, गायब हो गए। गायब होने का मतलब छुट्टी पर गए, शादी ब्याह में चले गए, अन्य कार्यों में वो व्यस्त हो गए, मान लीजिए 15-20 दिन तक वो आएंगे नहीं, तो उनके लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्ति कर सकते हैं जो हाई कोर्ट की योग्यता रखता हो, यानी हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, उसकी यहाँ पर नियुक्ति होगी। अब आप ये सोचिएगा कि 2 वर्ष के लिए होगी, वहाँ तो कार्यवाहक के लिए कि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक, लेकिन यहाँ 2 वर्ष तक के लिए होगी। 2 वर्ष के बाद फिर से उस पर विचार किया जाएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे पढ़ेंगे
योग्यता तो हमने पढ़ ही लिया, त्याग पत्र। अब देखिए यहाँ पर त्याग पत्र भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हमारे प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। नियुक्तियां भी हमारे प्रेसिडेंट साहब इनकी नियुक्तियां करते हैं और त्यागपत्र इन्हीं को देते हैं। लेकिन ये फिर शपथ करना हो तो राज्यपाल को बुलाते हैं, वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब दिल्ली पहुँच जाते हैं। 225 सबसे इम्पोर्टेंट है, हाई कोर्ट का पावर है 225 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब ध्यान से पढ़िएगा, हाई कोर्ट 225 का आर्टिकल 225 में हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। 226 कहता है कि हाई कोर्ट रीट निकाल सकती है। रीट का मतलब होता है कि हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई अधिकरण कर रहा है, कोई अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, सीधे हाई कोर्ट में जाके आवेदन लिखेंगे। हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लेंगे कि महोदय, हाई कोर्ट महोदय सर, आपसे निवेदन है कि हमारे फंडामेंटल राइट, हमें जीने का अधिकार था लेकिन हमें रोका गया, हमें मारा गया, हमारे साथ ये किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। हाई कोर्ट में आप सीधे फिर एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लेकर, आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। अन्य अधिकारों का भी उल्लंघन अगर आपका हो रहा है, अन्य अधिकार जैसे कानूनी अधिकार होते हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में रीट डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को 32 में रीट पावर दी गई है और हाई कोर्ट को 226 में। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे ही रीट निकाल सकता है, लेकिन हमारा हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य किसी भी अधिकार के मामले में भी रीट निकाल सकता है। तो यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है रीट के मामले में और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कम हो जाता है। अब रीट पढ़ना एक अगला वीडियो लाएंगे रीट के बारे में। 5 प्रकार की रीटें होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 227 आर्टिकल कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, हाई कोर्ट अपने से लोअर न्यायालय जो है उन पे नियंत्रण करेगा, उनका अधीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा। अधिकरण हो या न्यायालय हो, कोई भी संस्था हो, 227 में हमारा हाई कोर्ट उन पे नियंत्रण करेगा। अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ भी बात पॉइंटली है कि 227 में जब हाई कोर्ट हमारा काम करता है तो वह सब सारी कामें जो हाई कोर्ट करता है प्रशासनिक काम माना जाता है। प्रशासनिक काम की वजह से 227 में हम हाई कोर्ट को राज्य में भी मान सकते हैं, यानी हाई कोर्ट को राज्य का दर्जा 227 में दे सकते हैं, क्योंकि कहा गया है अगर न्यायपालिका प्रशासनिक काम करेगी तो उसे राज्य माना जाएगा और न्यायिक काम करेगी तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा। तो 227 में प्रशासनिक काम करती है यहाँ पे हमारी हाई कोर्ट, तो यहाँ पे हम अपने हाई कोर्ट को राज्य मान सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है। 228 कर रहा है सेशन और जिला न्यायालय। सेशन और जिला न्यायालय के किसी भी मामले को, किसी भी विवाद केस को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, खुद उसका ट्रायल कर सकता है, खुद उसमें फैसला सुना सकता है। ये हाई कोर्ट को आर्टिकल 228 में पावर दी गई है। इसके साथ 29 में पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के अधिकार, ये चूँकि अधिकार नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, लेकिन 229 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के नियुक्ति के बारे में, उनके नियुक्ति कौन करेगा, उनका कार्यकाल कैसे होगा, उनके सारी जो भी सुविधाएं हैं उनके बारे में हाई कोर्ट नियम बनाएगा। यहाँ भी हमारा हाई कोर्ट क्या करता है, एक विधायिका का काम करता है, प्रशासनिक काम करने लगता है। अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार, अभी आप यहाँ पे 215 में अभिलेख न्यायालय पढ़े हैं, तो ये भी हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के थ्रू ही आएगा हाई कोर्ट में। अपीली क्षेत्राधिकार, यानी हाई कोर्ट को अपीली क्षेत्राधिकार का पावर दिया गया है, यानी अगर लोअर कोर्ट में दीवानी मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, किसी भी मामले में किसी भी पक्षकार को ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है, उनके बाद केस में पक्षपात किया गया है, तो वो सीधे हमारे हाई कोर्ट में जाएंगे और तुरंत वहाँ पे अपील करेंगे और हाई कोर्ट उस मैटर को पूरी तरीके से सुलझाए समझाएगी और उस पर फैसला भी सुना सकती है, या वो डायरेक्शन दे सकती है लोअर कोर्ट को कि आपको इस अकॉर्डिंग आप इस पे अपना फैसला सुनाएं। पुनर्विलोकन का अधिकार 13, आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो वहाँ भी पुनर्विलोकन का अधिकार हमारे हाई कोर्ट को है। अब आप सोचिएगा कि न्यायपालिका की व्यवस्था, हमारे भारतीय संविधान जब बना तो कहा जाता है भारतीय संविधान तो बहुत नकल किया था, बहुत देशों से नकल लिया, तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था ली गई हमारे संविधान में वो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। तो न्यायपालिका का, जैसे हमारे न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
पदच्युत हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये सब हमारे अमेरिका के न्यायपालिका जो है अमेरिका के संविधान से ही यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हम फिर एक चीज़ और पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 11 जून 1866 को हुई थी। और इसी के साथ हाई कोर्ट फिनिश होता है। किसी प्रकार की कोई त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर जगह पढ़ाने का मकसद, समझाने का मकसद होता है हम आपको बेस्ट से बेस्ट पॉइंट पे नॉलेज दें। और अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमें भी हर चीज़ के बारे में नॉलेज कंप्लीटली 100% हो जाए, यह सत्य नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों।